स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश, बीबीसी पड़ताल दुनिया की। इस साल नवंबर महीने में भारत समेत 200 से ज्यादा देश जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। ब्रिटेन में होने वाले इस सम्मेलन में इस पर चर्चा होगी कि धरती को गर्म करने वाली ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को तेजी से कैसे घटाया जाए। बहुत से देश कई सारी कोशिशों के बावजूद जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हानिकारक गैसों में कमी नहीं ला पा रहे। क्या उन्हें न्यूक्लियर एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा से मदद मिल सकती है? इस समय दुनिया भर में 10% बिजली न्यूक्लियर रिएक्टर्स में पैदा हो रही है, मगर एक दशक पहले जापान के फुकुशिमा में हुए परमाणु हादसे के बाद से न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर सरकारें अब ज्यादा सावधान हो गई हैं। जिस परमाणु ऊर्जा को कार्बन उत्सर्जन घटाने का हल माना जाता था, आज उसे लेकर कई सारे पर्यावरणविदों की राय बदल गई है। तो इस हफ्ते हम पड़ताल करेंगे कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्या हमें ज्यादा न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाने होंगे और कहीं ऐसा करना खतरनाक तो साबित नहीं होगा। इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमने कुछ विशेषज्ञों से बात की। पार्ट 1, परमाणु ऊर्जा से दूरी। औद्योगिक क्रांति से विकास की राह पकड़ने वाले कई सारे देशों की तरह जर्मनी भी 1950 के दशक में ही परमाणु ऊर्जा तैयार करने की कोशिशों में जुट गया था। It was the kind of energy for the future. इरादा था भविष्य के लिए ऐसे तरीके से ऊर्जा तैयार करना जिसमें कोयले का इस्तेमाल ना हो और प्रदूषण भी कम हो। लेकिन हमारे पहले एक्सपर्ट डॉयचे वेले के पत्रकार येन्स टुहाओ बताते हैं कि लोगों के भारी विरोध के कारण जर्मनी में परमाणु ऊर्जा की संभावनाओं पर विराम लग गया। यहाँ परमाणु ऊर्जा का विरोध तभी से चल रहा है जब 1969 में पहला कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू हुआ था। It was a big debate in the history of Germany whether nuclear power. परमाणु ऊर्जा सही है या नहीं, इस पर जर्मनी में ऐतिहासिक बहस हुई। लेकिन 70 के दशक में लगभग पूरे जर्मनी में सामाजिक आंदोलनों की शक्ल में भारी प्रदर्शन हुए, खासकर लोअर सैक्सोनी राज्य में जहां परमाणु कचरे को स्टोर किया जाना था। जर्मनी में एक कस्बा है गोरलेबन। एकीकरण से पहले पश्चिमी जर्मनी में मौजूद यह कस्बा कम्युनिस्ट पूर्वी जर्मनी के साथ लगता था। सरकार ने यहाँ बंद पड़ी नमक की एक खदान में परमाणु कचरे को स्टोर करने की योजना बनाई। लोगों ने विरोध किया, मगर सरकार नहीं रुकी। फिर एक दशक से भी ज्यादा समय बाद 1986 में जब चेर्नोबिल में परमाणु हादसा हुआ, तब फिर जर्मनी में परमाणु विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। तत्कालीन सोवियत संघ में शामिल यूक्रेन के चेर्नोबिल प्लांट में बिजली गुल होने से कोर पिघल गया था और 30 लोगों की मौत हो गई थी। पूरे यूरोप के ऊपर रेडियो एक्टिव बादल छा गए। इस घटना के 3 साल बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ और रातों रात इस देश के पास वो 6 परमाणु रिएक्टर भी आ गए जो सोवियत संघ की मदद से बनाए गए थे। People look at the nuclear power plants in the former GDR in East Germany. पूर्वी जर्मनी के परमाणु प्लांट्स की हालत बहुत खराब थी और उनका कचरा बहुत ज्यादा था। ये भी वजह थी कि जर्मनी ने फैसला किया कि उसे भविष्य में न्यूक्लियर पावर नहीं चाहिए। एक और लोग डरे हुए थे, दूसरी ओर नेता चिंतित थे कि देश चलाने के लिए बिजली कहां से आए। मौजूदा जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल की पार्टी भी शुरू में न्यूक्लियर एनर्जी की समर्थक थी, मगर उनके दूसरे कार्यकाल के पहले ही साल जापान के फुकुशिमा का न्यूक्लियर प्लांट सुनामी के कारण बर्बाद हो गया। Looking at the pictures coming from Fukushima, Angela Merkel decided. फुकुशिमा के हालात देखने के बाद मर्केल ने तय किया कि अब इस दिशा में बढ़ना ठीक नहीं है। अधिकतर लोग तो पहले से ही न्यूक्लियर पावर के खिलाफ थे। मर्केल ने भी तय कर लिया कि उनकी पार्टी अकेली परमाणु ऊर्जा का समर्थन नहीं कर सकती। जर्मनी अपने सभी 17 न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद करने वाला है, लेकिन उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। उसे प्रदूषण पैदा करने वाले कोयले जैसे ईंधन पर निर्भर होना होगा। इससे वो हर साल 3 करोड़ 36 लाख टन कार्बन अतिरिक्त पैदा करेगा, यानी अभी से 5% ज्यादा। यही नहीं, अनुमान है कि कोयले के इस्तेमाल से होने वाले प्रदूषण के कारण
हर साल औसतन 1100 लोग मारे जाएंगे। यानी न्यूक्लियर एनर्जी से दूर जाने पर जर्मनी को स्वास्थ्य के मामले में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पार्ट 2 बदलाव। हमारी दूसरी एक्सपर्ट हैं कर्स्टी गोगन। वो कार्बन उत्सर्जन घटाने के तरीके तलाशने वाली संस्थान टेरा प्रॉक्सिस की को-फाउंडर हैं। As an environmentalist, I was always by default. पर्यावरणविद के तौर पर मैं न्यूक्लियर एनर्जी या हथियारों के खिलाफ थी, लेकिन फिर मैंने जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा के क्षेत्र में काम किया। इस दौरान सोचा कि क्या पृथ्वी को बचाने के लिए हम कम समय के अंदर कार्बन उत्सर्जन घटा सकेंगे? क्या सिर्फ पवन और सौर ऊर्जा से ऐसा कर पाना संभव है? मैंने पाया कि ऐसा करना बहुत ही मुश्किल होगा। लोगों की सबसे बड़ी चिंता है कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन से बेहद खतरनाक रेडिएशन लीक ना हो जाए। फुकुशिमा हादसे को ही ले लें तो उस दौरान भूकंप और सुनामी के कारण 18,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी और 1.5 लाख लोगों को घर छोड़ना पड़ा था। मगर रिएक्टर टूटने के कारण एक ही शख्स की मौत हुई। क्रिस्टी कहती हैं कि लोगों के मन में डर इसलिए ज्यादा बैठा क्योंकि उन्होंने भूकंप, सुनामी और न्यूक्लियर प्लांट हादसे को मिलाकर देखा। The earthquake that caused the tsunami that devastated the plant at Fukushima. जिस भूकंप के कारण फुकुशिमा प्लांट तबाह हुआ, उसी भूकंप के कारण पृथ्वी की धुरी पर इतना असर हुआ कि दिन पहले से लंबा हो गया। तो ये एक अचानक आई आपदा थी। इसी आपदा के कारण परमाणु संयंत्र को नुकसान पहुंचा था और इसी कारण लोगों को एहतियातन वहां से ले जाना पड़ा ताकि वे सुरक्षित रहें। इस हादसे के 10 साल बाद इसी साल मार्च में संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि फुकुशिमा के बाशिंदों को रेडिएशन से किसी तरह का सीधा नुकसान नहीं पहुंचा है। क्रिस्टी कहती हैं कि न्यूक्लियर पावर को लेकर फैले डर को दूर करने की जरूरत है। The reality is that if I was to spend my life now, सच्चाई ये है कि अगर मुझे पूरा जीवन फुकुशिमा के प्रतिबंधित इलाके में गुजारना पड़ा तो वहाँ लंदन की तुलना में मैं शायद ज्यादा समय तक जीऊं, क्योंकि मुझे लंदन में वायु प्रदूषण से ज्यादा खतरा है। लेकिन फुकुशिमा की घटना ने लोगों के जहन पर असर तो डाला है। ऐसे में परमाणु ऊर्जा के भविष्य को क्रिस्टी कैसे देखती हैं? the first thing to say really is that this isn't about nuclear versus renewables. बात परमाणु या अक्षय ऊर्जा के बीच मुकाबले की नहीं है। हमें सौर और पवन ऊर्जा की क्षमता को लगातार बढ़ाना चाहिए और ऊर्जा की बर्बादी भी रोकनी चाहिए। मगर ऐसा करने के बाद भी ट्रांसपोर्ट, शिपिंग और एविएशन के लिए हमें कोयले और तेल पर निर्भर रहना पड़ेगा। ऐसे में न्यूक्लियर एनर्जी, विंड और सोलर एनर्जी के साथ मिलकर अहम भूमिका निभा सकती है। पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर करके लगभग 200 देशों ने इस सदी के मध्य तक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन लगभग खत्म करने का वादा किया है। लेकिन चिंता जताई जा रही है कि अकेले सौर और पवन ऊर्जा से ऐसा कर पाना संभव नहीं है। इस तरह से सोचे तो लगता है कि जल्द से जल्द जलवायु परिवर्तन रोकना है तो परमाणु ऊर्जा बेहतर विकल्प है। लेकिन क्या ये तर्क पूरी तरह से सही है? पार्ट 3 महंगा सौदा। Nuclear power may be useful for helping to mitigate climate change. जलवायु परिवर्तन से निपटने में परमाणु ऊर्जा बहुत मददगार साबित हो सकती है, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसी चिंताएं भी पैदा होती हैं जो पवन या सौर ऊर्जा के साथ नहीं होती। इसलिए ये भी सोचना होगा कि न्यूक्लियर पावर खतरनाक भी हो सकती है। हमारे अगले एक्सपर्ट हैं वॉशिंगटन डीसी के एडविन लाइमन, जो यूनियन ऑफ कंसर्न्ड साइंटिस्ट संगठन में न्यूक्लियर पावर सेफ्टी डायरेक्टर हैं। वो कहते हैं कि परमाणु संयंत्र को डिजाइन और तैयार करने में भारी भरकम खर्च होता है और फिर उससे तैयार ऊर्जा भी काफी महंगी होती है। In the United States and many other countries, nuclear power is not competitive. अमेरिका और कई सारे देशों में न्यूक्लियर पावर काफी महंगी है, फॉसिल फ्यूल से ही नहीं, सौर और पवन ऊर्जा से भी। अमेरिका में कई सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट घाटे में हैं और वो अपने लाइसेंस एक्सपायर होने से पहले ही बंद हो रहे हैं। इसके अलावा बड़ी चुनौती परमाणु संयंत्रों को हमलों से बचाने की भी है। It costs a lot of money to maintain a substantial security force around nuclear. न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाना है तो सुरक्षा पर भी भारी भरकम खर्च करना पड़ता है। अमेरिका की न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री सुरक्षा पर होने वाले भारी भरकम खर्च को घटाना चाहती है, लेकिन ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
यही नहीं, चिंता की बात यह भी है कि जिस तकनीक से परमाणु ऊर्जा तैयार की जाती है, उससे परमाणु हथियार बनाने का रास्ता भी खुल जाता है। As we've seen with multiple cases like North Korea and Iran. उत्तर कोरिया और ईरान समेत कई मामलों में हमने देखा है कि परमाणु ऊर्जा केंद्रों में परमाणु हथियार बनाने की कोशिश हो सकती है, और अगर कोई देश ऐसा करना चाहे तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चाहकर भी उसे रोक नहीं सकता। न्यूक्लियर पावर के साथ जुड़े इस खतरे को कम तो किया जाता है, मगर पूरी तरह दूर नहीं किया जा सकता। 190 से ज्यादा देशों ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, मगर सभी इसका पालन नहीं कर रहे हैं। जैसा कि हमने पार्ट 1 में बताया कि परमाणु ऊर्जा से राजनीति अछूती नहीं है। जर्मनी के गोरलेबन में परमाणु कचरे को लेकर 2 दशक से भी पहले प्रदर्शन हुए थे, मगर आज तक परमाणु कचरे के निपटारे का स्थायी हल नहीं मिल सका है। The common perception is it's a political problem and not a technical problem because परमाणु कचरे की समस्या को तकनीकी के बजाय राजनीतिक समस्या ज्यादा माना जाता है। गहरी खुदाई करके इस कचरे को इस तरह से सुरक्षित रखना होता है ताकि ये कम से कम 1000 साल तक भूजल के संपर्क में ना आए। तकनीकी रूप से ऐसा करना मुश्किल नहीं है, मगर कहीं के भी लोग नहीं चाहेंगे कि उनके नजदीक ऐसा कोई कचरा स्टोर किया जाए। अभी तक इस समस्या का हल नहीं तलाशा गया है। लोगों को जो बात शायद सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये है कि रिएक्टर खुद कितने सुरक्षित हैं। ये साफ हो चुका है कि चेरनोबिल में खराब डिजाइन और मानवीय चूक के कारण हादसा हुआ। ऐसे ही फुकुशिमा में जो हुआ वो प्राकृतिक आपदा थी। लेकिन क्या लगातार बेहतर होती तकनीक परमाणु ऊर्जा केंद्रों की लागत घटाने और उन्हें सुरक्षित बनाने में मददगार होगी? पार्ट 4 नई तकनीक। हमारी आखिरी एक्सपर्ट हैं रीटा बार्नवेल। वो अमेरिका के इलेक्ट्रिक पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट में चीफ न्यूक्लियर ऑफिसर हैं। We've heard that 80% of the decarbonization targets can. ऐसा माना जाता है कि कार्बन को घटाने का 80% लक्ष्य सौर और पवन जैसी अक्षय ऊर्जा से पूरा किया जा सकता है, लेकिन बाकी के 20% को हासिल करने के लिए परमाणु ऊर्जा पर भी विचार किया जाना चाहिए। नए रिएक्टर्स बनाकर इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके लागत घटाई जा सकती है। रीटा बताती हैं कि नई तकनीक से तैयार रिएक्टर छोटे होते हैं और इन्हें कहीं पर भी आसानी से लगाया जा सकता है। जरूरत के हिसाब से इनकी संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। So for example, a 50 megawatt module can be. मान लीजिए कहीं पर जरूरत के हिसाब से 50 मेगावाट का एक मॉड्यूल लगाया जाता है। भविष्य में अगर वहां आबादी बढ़ने के कारण बिजली की जरूरत बढ़ती है तो 1-2 और मॉड्यूल वहां लगाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब लोग भी इसके लिए तैयार हों। जैसा कि अमेरिका में नए न्यूक्लियर प्लांट लगाने की प्रक्रिया में हम लोगों को भी शामिल करते हैं, तो दुनिया को इस बारे में सोचना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल, परमाणु कचरे का क्या होगा? Currently, commercial fuel is only used 5%. अभी परमाणु ईंधन की क्षमता का 5% ही इस्तेमाल होता है और उसकी 95% क्षमता बची रहती है। कचरे को कहीं पर जमा करने की बजाय कई सारे देश इसे रिसाइकल कर रहे हैं। लेकिन परमाणु रिएक्टर खुद कितने सुरक्षित हैं, खासकर उनके लिए जो वहां पर काम करते हैं? I do because our reactors are so highly regulated. अमेरिका ही नहीं, दुनिया भर में इस इंडस्ट्री में हर काम पूरे नियमों के साथ किया जाता है। शुरू से लेकर आखिर तक, ईंधन लाने से लेकर कचरे के निपटान तक बहुत ज्यादा सावधानी बरती जाती है। साथ ही अब ऐसे डिजाइन तैयार हैं जिनसे परमाणु संयंत्र पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गए हैं। एक समस्या ये भी है कि धरती को गर्म होने से बचाने के लिए कोयले और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल जल्द रोकना होगा, मगर परमाणु प्लांट बनाने में लंबा वक्त लगता है। There is a time lag, but the good news is that we already. ये दिक्कत तो है, लेकिन अच्छी बात यह है कि दुनिया भर में कई सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं जो आगे भी काम करते रहेंगे। उन्हें चालू रखते हुए अगर आधुनिक संयंत्र बनाए जाएंगे तो मुझे लगता है कि अगले 5 से 10 साल में काफी परमाणु ऊर्जा पैदा की जा सकती है। 1960 और 70 के दशक में परमाणु ऊर्जा को लेकर काफी उत्साह देखा गया था, मगर चेरनोबिल और फुकुशिमा की घटनाओं की वजह से इनमें कमी आई है। फिर भी दुनिया में कई जगह नए परमाणु संयंत्र बन रहे हैं।
दुनिया प्रदूषण फैलाने वाले ईंधनों से दूरी बनाते हुए अब अक्षय ऊर्जा के साथ साथ न्यूक्लियर एनर्जी को भी अपना रही है। तो क्या ज्यादा परमाणु ऊर्जा केंद्र बनाने से हमें जलवायु परिवर्तन को रोकने में मदद मिलेगी? अगर पर्यावरण को साफ करना है और कार्बन उत्सर्जन घटाने के लक्ष्य समय पर पूरे करने हैं, तो मजबूरी में ही सही, इस सवाल का जवाब है हाँ।